पिछले वीडियो में बात स्टार्ट कर दिए थे। भाग दो में हम लोग क्या पढ़ते हैं, नागरिकता। नागरिकता में कितने अनुच्छेद है, तो 5 से लेकर 11 तक, जो कि हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके थे। ठीक है, अब आगे बात करने जा रहे हैं नागरिकता प्राप्त करने की विधि। नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने विधि है, 5 विधि। कितने विधि है, तो 5 विधि है। पहला कौन है, जन्म के आधार पर। दूसरा वंश के आधार पर। तीसरा पंजीकरण। चौथा देशीकरण। पांचवा अर्जित भूमि। ठीक है, तो जन्म के आधार पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जन्म के आधार पर। ठीक है, तो जन्म के आधार पर कहने का मतलब यह है कि जितने लोग भारत में जन्म लिए थे, संविधान बनने के बाद जितने लोग भारत में जन्म ले रहे थे, ठीक है, उन सभी को जो है ना भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन जो है ना दिक्कत ये हो जाता था कि अगर कोई विदेशी महिला भारत में आती थी घूमने के लिए, अगर उसको बेबी हुआ, ठीक है, तो फिर मतलब उसको भी नागरिकता मिल जाता था। इसलिए जो है ना इसमें सुधार किया गया। कब, तो 1986 ईस्वी में सुधार किया गया कि जो है ना अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है, ठीक है, तो उसको नागरिकता तभी मिलेगी जब उसके माता या पिता, उसके एक जो दोनों में से कोई जो है एक भारत के होना चाहिए। और हम लोग को किस आधार पे मिला है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोगों को जो है ना जन्म के ही आधार पे मिला है हम लोगों को नागरिकता। कैसे मिला है, जन्म के आधार पर, क्योंकि हम लोग के माता भी भारत के ही और पिता भी भारत के हैं। ठीक है, इसलिए मिला है। इसके बाद दूसरा है वंश के आधार पर। ठीक है, वंश के आधार पर कहने का मतलब ये है, दूसरा नंबर वंश के आधार पर। देखिए जैसे कि कोई जैसे कि देखिए मान लीजिए कोई अपना देश का नागरिक है, विदेश में शादी कर लिया, ठीक है, वहीं रहने लगा है, ठीक है, तो उसका जो ना होने वाले बच्चों को भी नागरिकता मिलेगी। ठीक है, इसमें सुधारा गया 1992 में। विदेश में जैसे कि कोई भारत का था और विदेश में जन्म लेता था, उसको नागरिकता नहीं मिलता था, लेकिन 1992 ईस्वी में इसको सुधारा गया। ठीक है, जैसे कि इसमें अगर सानिया मिर्जा का अगर कोई लड़का होता है तो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी, क्योंकि सानिया मिर्जा भारत की थी। ठीक है, उसी प्रकार से शिखर धवन का अगर बेटा हो तो उसको भी नागरिकता मिलेगा। ठीक है, वंश के आधार पर समझ गए होंगे। ठीक है, एगो पंजीकरण होता है, पंजीकरण। ठीक है, पंजीकरण में जो है ना कोई भी विदेश के लोग अगर लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको 7 साल, कितना वर्ष, 7 वर्ष, ठीक है, 7 वर्ष भारत में रहना पड़ेगा। तो उसको कौन देगा, राष्ट्रमंडल द्वारा उसको नागरिकता मिलेगी। ठीक है, जिसके बाद देशीकरण। देशीकरण कहने का मतलब है कि इसमें जो है ना 12 साल तक भारत में रहना पड़ता है। और दूसरा नंबर ये भी कि 12 साल तक तो रहेगा, लेकिन उसको जो है ना कम से कम भारत की एक लैंग्वेज आना चाहिए बोलने के लिए। ठीक है, और दूसरा नंबर भारत के प्रति कुछ रुचि होना चाहिए। क्या, कुछ रुचि, जैसे कि कोई आर्टिस्ट है, कोई साइंटिस्ट है। ठीक है, उसी प्रकार से मिला है इसको नागरिकता, किसको, मदर टेरेसा को। किसके द्वारा, देशीकरण द्वारा। किसको, मदर टेरेसा। फिर बात करते हैं अर्जित भूमि। ठीक है, तो अर्जित भूमि, जैसे कि अर्जित भूमि का मतलब ये है कि कोई भी विदेशी राज्य भारत में जुड़ा, ठीक है, अब जो भी कोई राज्य जुड़ा उसको सभी को नागरिकता मिलेगा। जैसे कि सिक्किम को, जितने भी सिक्किम में लोग हैं, ठीक है, अभी सिक्किम में जोड़ा गया था ना 36वां संशोधन में सिक्किम को, तो अर्जित भूमि के आधार पर सिक्किम को जोड़ा गया था। ठीक है, तो सिक्किम में जितने भी लोग हैं उस सभी को नागरिकता भारत का मिला था नागरिकता। ठीक है, फिर हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडिया। मतलब एनआरआई का मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो कि विदेश में गए हैं नौकरी करने, घूमने, यानी कि भ्रमण करने, ठीक है, वहाँ सीधा सीधी शब्द नहीं रखता, भ्रमण या नौकरी करने, और 6 महीना से अधिक रह गया है, तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, एनआरआई कौन व्यक्ति कहलाएगा, जो विदेश में जाकर 6 महीना से ज्यादा रह रहा है, घूम रहा है या नौकरी कर रहा है। ठीक है, जिसके बाद